स्वागत है आप सभी का बीपीएससी की अगली क्लास में। जैसे कि कल हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने कृषि के बारे में बात करना प्रारंभ किया था और कृषि में हमने भूमि का उपयोग कैसे कैसे है वो देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने फसल गहनता के बारे में, जिसे हम क्रॉप इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं, वो भी देख लिया। उसके बाद बिहार में जो कृषि फसल का प्रतिरूप है, कैसे कैसे कहाँ कैसे कैसे खेती की जाती है, ठीक है। जो जोन था, जोन 1, जोन 2, जोन 3, इन सबको भी हमने देख लिया था। यानी कि पूरे बिहार को हम 3 जोन में डिवाइड करके यहाँ के जो फसल प्रतिरूप है उसके बारे में हमने जाना था, ठीक है। उसके बाद हमने कृषि संयोजन प्रदेश के बारे में भी देख लिया था और कृषि प्रदेश के बारे में भी देख लिया था, जिसमें हमने कृषि प्रदेश को कैसे बांटा था, जिसमें एक फसली कृषि, ठीक है, जहाँ पर एक साल में एक फसल ही उगाई जाती है, फिर द्विफसली, त्रिफसली और 4 फसली कृषि प्रदेश के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया था कल। और आज हम लोग जो करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो टाइटल डालिए आप, कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। आज हम सबसे पहले ये करेंगे, ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये क्या है? अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया है। 15 कृषि जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया है, जिसमें से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार इसके जोन 4 में आता है, ठीक है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बिहार के साइड का है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र है वो, और बिहार ये जोन 4 में आता है, ठीक है। फिर ये जो जोन 4 है, इसको भी हम जोन 4 को भी 6 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। जोन 4 को भी हम 6 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं और इस 6 पार्ट में से 3 पार्ट उत्तर प्रदेश और 3 पार्ट बिहार में अवस्थित है, ठीक है। 3 पार्ट उत्तर प्रदेश और 3 पार्ट बिहार में अवस्थित है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? बिहार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पूरे से क्या समझ में आया कि पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो हमारा बिहार है वो जोन 4 में आता है, जोन 4 में आता है। और फिर जोन 4 को भी हम 6 भागों में विभाजित किए हैं, जिसमें से 3 भाग जो है वो बिहार में आता है और 3 भाग उत्तर प्रदेश में आता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 3 भागों में पहला जो है वो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान है, ठीक है। यानी कि बिहार के इस क्षेत्र में, अगर ये हमारा बिहार है तो बिहार के इस क्षेत्र में जो है जलोढ़ क्षेत्र, वो पहला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। दूसरा है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान का क्षेत्र, ठीक है। बिहार का ये वाला क्षेत्र ये है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। और जो तीसरा है दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मैदान क्षेत्र पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो जोन 4 के तहत जो 3 उपभाग हैं, 3 उपभागों में हमारे बिहार को इन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम जो बिहार की प्रमुख फसलें हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टाइटल आप डालिए, क्या डालिएगा? कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। और इसमें लिखिए पूरे भारत को 15 विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। 15 विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। प्रदेश, जोन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, जिसके चौथे जोन में बिहार अवस्थित है, ठीक है। जिसके चौथे जोन में बिहार अवस्थित है। ये जो चौथा जोन है, चौथा जोन ये कहाँ अवस्थित है? ये मध्यवर्ती गंगा के मैदान का जो जोन है उसे हम जोन 4 के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो इसमें मध्यवर्ती गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश बिहार दोनों आते हैं, जिसमें 3-3 पार्ट अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें आगे लिखिए जोन 4 में आता है। जोन 4 को भी हम 6 उपभागों में विभाजित किए हैं। 6 उपभागों में विभाजित किए हैं। ठीक है, जिसमें से 3 उपभाग बिहार में तथा 3 उपभाग उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 3 उपभाग बिहार में और 3 उपभाग उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, बिहार में जो 3 है उसका पहला लिखिए उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। पहला लिखिए उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। ठीक है, जोन 4 का जो पहला उपभाग है वो ये है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। ठीक है, इसमें लिखिए इसके अंतर्गत राज्य के 13 जिले शामिल किए जाते हैं। यह उप कृषि जलवायु क्षेत्र हिमालय पर्वतपादीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की, या फिर ऐसे लिखिए यहाँ वार्षिक वर्षा 104 से 145 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। 145 सेंटीमीटर तक की होती है तथा यहाँ की जलवायु शुष्क एवं उपाद्र है। ठीक है, उप और आर्द्र दोनों को मिलाकर उपाद्र बना है। ठीक है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क एवं उपाद्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में खादर, बलुई दोमट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। इस प्रदेश के 70% भागों पर कृषि की जाती है। यहाँ की, या फिर इस क्षेत्र की 42% भूमि सिंचित भूमि है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मैदान पाए जाते हैं मतलब इस क्षेत्र में जितने भी भूमि पाए जाते हैं उसके 70% भूमि पर कृषि की जाती है। ठीक है, पूरे क्षेत्र के मात्र 42% क्षेत्र ही कृषि इसे क्या बोलेंगे हम सिंचित भूमि है यहाँ, यानी कि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है। बाकी जगहों पर मानसून के अनुसार ही कृषि की जाती है। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा डालिए, दूसरा प्रदेश उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। उत्तर पूर्व
जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। हमने भौगोलिक जब स्थिति बात की थी उसमें हर चीज़ बता रखा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए। इसके अंतर्गत राज्य के 8 जिले आते हैं। 8 जिले आते हैं। यहाँ की जो औसत वर्षा है, यहाँ औसत वर्षा 120 से 170 सेंटीमीटर होती है। 120 से 170 सेंटीमीटर होती है। और यह क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। यह क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ की जलवायु शुष्क उष्णार्द्र ठीक है, यहाँ की जलवायु शुष्क उष्ण आर्द्र है। ठीक है, इस क्षेत्र की 60% भूमि पर कृषि की जाती है। 60% भूमि पर कृषि की जाती है तथा यहाँ की 44% भूमि सिंचित भूमि है। ठीक है, 44% भूमि सिंचित भूमि है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके अगले लिखिए, पूरा लिख लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उसको एक बार हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगला लिखिए तीसरा, दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। ठीक है, इसमें लिखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के 17 जिले आते हैं। ठीक है, राज्य के 17 जिले आते हैं और यहाँ की जो यहाँ प्रतिवर्ष 100 से 130 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष 100 से 130 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था की सर्वाधिक विकास हुई है और यहाँ की 75% भूमि सिंचित भूमि है। ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है लेकिन यहाँ पर नहरों का निर्माण करके सिंचाई व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। ठीक है, इसमें लिखिए, यह क्षेत्र सोन नहर सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सोन नहर सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस क्षेत्र को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 भागों में
विभाजित करते हैं। पहला लिखिएगा, पहला दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान, और दूसरा है दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान। ठीक है, दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, पहला हमने क्या किया था, हमने क्या किया, सबसे पहले किया कि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसके चौथे जोन में हमारा बिहार आता है, और इस चौथे जोन को भी हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, उप विभाजन करते हैं 6 भागों में, जिसमें से 3 भाग उत्तर प्रदेश में और 3 भाग हमारा बिहार में अवस्थित है। बिहार में 3 भागों में अवस्थित होने में पहला है उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान का क्षेत्र, और तीसरा है हमारा दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। ये सारा चीज़ हमने कर लिया। ठीक है, अब जिलों की बात कर लेते हैं कि कौन से जिले किस क्षेत्र में अवस्थित है। अगर उस उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान क्षेत्र की बात करें तो इसमें 13 जिले शामिल है। ठीक है, 13 जिले में इस क्षेत्र में जो भी जिले हैं, एक बार इसको मैप पर देख लेते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के 13 जिले। ठीक है, 13 जिले में हमारा कौन कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय। ये 13 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। कौन से, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद 8 जिले जो हैं वो उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के क्षेत्र में आते हैं। इसमें हमारा कौन कौन सा है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, ये 8 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान क्षेत्र, इसमें 17 जिले आते हैं। 17 जिलों में कौन कौन से हैं, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। ये 17 जिले दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम आते हैं प्रमुख फसलों के ऊपर। प्रमुख फसल क्या क्या है। चलिए टाइटल डालिए, प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें। ठीक है, टाइटल डाल लीजिए प्रमुख फसलें, यानी कि बिहार में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बिहार जो है, बिहार समतल भूभाग है। ठीक है, पूरा क्षेत्र क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इसके साथ साथ यहाँ पर पर्याप्त जल जो है, सिंचाई के लिए जल चाहिए, जल संसाधन भी यहाँ पर पर्याप्त है। और इसके साथ साथ जो जलवायु है, जलवायु वो भी कृषि के अनुकूल ही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो हमारा मानव संसाधन है वो भी बिहार में बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए ये जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, भिन्न भिन्न जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग
अलग प्रकार की पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उनके कारण भी अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र में अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर अलग प्रकार की फसलें भी लगाई जाती है। ठीक है, राज्य में अगर फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, दलहन, इसके साथ साथ हम तिलहन भी उगा लेते हैं। रेशेदार फसल, गन्ना, सब्जी, ठीक है, फल, इन सब का भी उत्पादन बिहार में किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब कृषि जो है पहले होती थी परंपरागत तरीके से। ठीक है, बिहार में जो कृषि होती है अभी भी परंपरागत तरीके से होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम मशीनों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि कृषि में यांत्रिकरण करने लग गए। पहले हम हल बैल के सहारे खेतों को जोता करते थे, लेकिन आज हल बैल कहीं कहीं ही देखने को मिलती है। अधिकतर जो जुताई का कार्य होता है वो ट्रैक्टरों के द्वारा होता है, यानी कि मशीनों से जुताई की जाती है। ठीक है, उसके बाद रासायनिक उर्वरक का प्रयोग है, जिसकी वजह से फसलों का उत्पादन बढ़ा है। अगर फसलों के उत्पादन को बढ़ने के कारक के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा, कृषि का यांत्रिकरण। ठीक है, यानी कि कृषि में यंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, इसके साथ साथ रासायनिक उर्वरक है उसका प्रयोग करना, और नए नए बीज जो हाई यील्ड बीज होती है, उन्नत किस्म की बीज, उसका प्रयोग, इसके साथ साथ सिंचाई व्यवस्था का विस्तार, ये सब कारक है। इसकी वजह से खेती जो है, कृषि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे पाती है, कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो पाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले बिहार अभी जो हमारा बिहार है ऐसा नहीं था। पहले झारखंड भी बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, और जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो वहाँ पर जो भी खनिज थे और खनिज आधारित जो भी कंपनियाँ थी वो सारी झारखंड में चली गई, बिहार में मैदानी भाग बच गया। इस लिहाज से जो बिहार है वो कृषि पर ही ज़्यादा निर्भर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसके साथ ही बिहार जो है, बिहार सघन कृषि का क्षेत्र है और जनसंख्या का दबाव भी इस पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। अगर बिहार की बात करें तो मोटे तौर पर यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, कौन कौन? सबसे पहला कौन है? रबी है। ठीक है, रबी। दूसरा क्या है? खरीफ। और तीसरा जो है वो है जायद। ठीक है, 3 प्रकार की मुख्य रूप से यहाँ पे फसलें उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रबी की। रबी कब उगाया जाता है? जो रबी जो फसल है इसकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है। बारी बारी से एक बार पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम रबी को देखते हैं। ठीक है, इसकी बुआई जो है ये जून जुलाई के आसपास इसकी बुआई होती है, तथा इसकी कटाई जो है वो अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। ठीक है, रबी फसल जून जुलाई के महीने में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको काटा जाता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में खरीफ फसल के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें हम भदही तथा अगहनी नाम देते हैं। ठीक है, भदही और अगहनी, ये 2 प्रकार की जो फसलें हैं खरीफ फसल के अंतर्गत बिहार में उगाई जाती है। अगर खरीफ फसल की बात करें तो इसमें कौन कौन सा है? धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, दलहनी फसल जैसे अरहर, मूंग, ये सारे जो हैं हमारे खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसलों में कुछ वार्षिक फसलें भी उगाई जाती है, यानी कि वैसे फसल जिसको तैयार होने में 1 वर्ष भी लग जाता है, जैसे हमारा गन्ना है, जूट है, ये सारे मतलब आते तो हैं खरीफ में, लेकिन पूरे साल इसकी खेती की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रबी। हमने क्या बात कर लिया? हमने बात किया खरीफ की।
हमने बात जो की थी वो खरीफ की, ठीक है। हमने जो अभी बात की वो खरीफ की, अब बात करेंगे हम रबी की, ठीक है। रबी जो है, रबी अक्टूबर नवंबर, यानी कि जब ये खरीफ फसल काटा जाता है इसके बाद रबी फसल उगाया जाता है। कब? अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ये उगाया जाता है और इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। किसकी? रबी की, ठीक है। अगर रबी फसलों की बात करें तो रबी फसलों में गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, ये जो सारे हैं ये सारे हमारे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत ही इसमें तंबाकू, फल, सब्जी, ये सब नकदी जो फसलें हैं ये भी इसके अंतर्गत उगा ली जाती है। उसके बाद हमारा तीसरा जो है वो है जायद, ठीक है। तीसरा है हमारा जायद, और जायद की बात करें तो ये मार्च से जून के बीच में उगाई जाती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर प्रॉपर सिंचाई व्यवस्था है, सिंचाई व्यवस्था जहाँ प्रॉपर रूप से है, यानी कि वो मानसून पे आधारित नहीं है, उस जगहों पर मार्च से जून के बीच में ये जायद फसल उगा ली जाती है। इस फसल के अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं उसमें मकई, ज्वार, हरा चना, मड़ुआ, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बिहार में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, ठीक है। समझ में आया? अगर बिहार के कृषि विभाग, बिहार सरकार की जो कृषि विभाग है उसकी बात करें तो उसकी जो 2016-17 की रिपोर्ट है उसमें ये रिपोर्ट में जो है उसमें बताया गया है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं, जो कृषि क्षेत्रफल है उसके 93.5% क्षेत्रों पर खाद्यान्न फसलें बोई गई और इनका उत्पादन जो है वो 86.6% खाद्यान्न फसल के उत्पादन के रूप में इसका हुआ, ठीक है। मतलब इसका उत्पादन कितना हुआ? 86.6%, ठीक है। अगर राज्य की बात करें तो बिहार राज्य की जो प्रमुख फसल है उसमें पहली जो है वो धान है, ठीक है। पहली फसल जो है धान है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाती है। उसके बाद दूसरी हमारी क्या है? गेहूँ, ठीक है। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धान की, ठीक है। धान जो है बिहार की प्रमुख फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, ठीक है। धान अगर उगाने का अगर कंडीशन देखा जाए तो ये उष्ण एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में उगाई जाती है। धान को उगाने के लिए जो कंडीशन है, हर फसल को उगाने के लिए कुछ कंडीशन होती है, जिसमें से अगर धान की बात करें तो धान को उगाने के लिए वैसे क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर तापमान 160 कम से कम 160 सेंटीग्रेड तापमान हो, ठीक है, और अधिकतम 270 सेंटीग्रेड तक तापमान हो, ठीक है। औसत तापमान की बात करें तो वो 240 के आसपास हो, वैसे क्षेत्र में धान का फसल उगाया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पर वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। साथ ही वहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ और दोमट मिट्टी होनी चाहिए और अधिक मात्रा में श्रम की उपलब्धता भी होनी चाहिए, यानी कि उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में हम धान को उगाते हैं, ठीक है। बिहार जो है, बिहार में एक साल में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक साल में एक बार धान उगाया जाता है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक साल में 2 बार धान उगा लिया जाता है और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां एक साल में 3 बार भी धान उगा लिया जाता है, ठीक है। अगर इसमें बात करें उत्तरी पश्चिमी भाग में, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग जहां हमारा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आता है, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर चावल की 2 फसलें उगाई जाती है, ठीक है। और पूर्वी भाग की बात करें, अगर किशनगंज, पूर्णिया, ये वाला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ एक साल में 3 बार धान की फसलें उगा ली जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? राज्य के 80% भागों पर, राज्य के 80% भागों पर अगहनी धान
बोया जाता है, जबकि 3% जो भाग है उस पर गर्मा धान उगाया जाता है। ठीक है, धान में भी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ ही बोरो धान भी है। बोरो धान जो है वो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है तथा जनवरी फरवरी में काटा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। बोरो धान पूर्णिया, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में ये धान उगाया जाता है, बोरो धान। ठीक है, कब लगाया जाता है? ये नवंबर दिसंबर में और जनवरी फरवरी में इसको काट लिया जाता है। अगर धान उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें जो ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा धान उगाते हैं उनमें रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, कैमूर, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर सर्वाधिक धान उगाए जाते हैं। ठीक है, अगर धान में अगर जो फसलों की किस्म के बारे में बात करें तो इसमें प्रभात, साकेत, सीता, कनक, ठीक है, स्वर्णा, सबवन, ये सारे जो हैं इस प्रकार की जो किस्में हैं वो बिहार में लगाई जाती है। ठीक है, बिहार में वो धान में वो कीट भी पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे कीट पाए जाते हैं, इससे भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं कि जो उसके जो कीट हैं, कीटों में कौन कौन से, जैसे मधुआ कीट, साढ़ा कीट, बभनी कीट, ये सारे धान में लगने वाले कीट है। सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला जो जिला है वो रोहतास है, यानी कि रोहतास में सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है। ठीक है, प्रश्न ये बन सकते हैं कि सर्वाधिक धान उपजाने वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। अगर 2015-16 का जो कृषि विभाग का रिपोर्ट है उसमें देखा जाए तो उत्पादन के आधार पर जो 3 जिले हैं उसमें पहले नंबर पर रोहतास है, दूसरा औरंगाबाद और तीसरा बांका है। लेकिन उत्पादकता के आधार पर देखा जाए तो उसमें 1 नंबर पर लखीसराय, 2 नंबर पर शेखपुरा और 3 नंबर पर रोहतास है। ठीक है, तो ये हो गया धान। इसके बाद अगर हम गेहूं की बात करें, ठीक है, गेहूं बिहार की दूसरी प्रमुख फसल है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर धान उगाया जाता है, उसके बाद अगर दूसरा कुछ उपजाया जाता है तो वो क्या है? गेहूं। बिहार में अगर गेहूं की बात करें तो शीतकालीन मौसम में, यानी कि जब शीत प्रारंभ होता है उस वक्त ये उगाया जाता है, उस वक्त बोया जाता है। ठीक है, शीतकाल में यहाँ का जो मौसम होता है वो शुष्क होता है, इसलिए इस काल में इस गेहूं को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर गेहूं उत्पादन के लिए जो भौगोलिक कारक होते हैं, भौगोलिक दशाएं होते हैं, उसकी बात करें तो पहली बात क्या है? इसमें जलोढ़ दोमट मिट्टी होनी चाहिए और वहाँ का जो तापमान है वो 140 से 180 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और साथ ही जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वैसे क्षेत्रों में हम गेहूं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, गेहूं क्या है? रबी फसल है और इसका उत्पादन कब किया जाता है? इसे बोया जाता है नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, अगर गेहूं उत्पादन करने वाले जिलों की बात करें तो उनमें प्रमुख जो जिले हैं उसमें रोहतास, भभुआ, गया, दरभंगा, भोजपुर, सिवान, सारण, औरंगाबाद, ये जो जिले हैं गेहूं उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले ज़िले की बात करें तो उसमें कौन सा ज़िला है? रोहतास ज़िला है जो गेहूं उत्पादन में अग्रणी रहा है। अगर 2015-16 की रिपोर्ट देखें कृषि विभाग का, बिहार सरकार का, तो इसमें उत्पादन के आधार पर जो प्रथम 3 ज़िले हैं उसमें रोहतास, सीतामढ़ी और बक्सर हैं। और अगर उत्पादकता के आधार पर देखें तो उत्पादकता के आधार पर जो 3 ज़िले हैं वो हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी और भागलपुर। ठीक है, बिहार की जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, कुल कृषि योग्य भूमि है उसके 29% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, अगर हम
पूरे देश की बात करें, भारत की बात करें तो गेहूं उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो 7वां है। ठीक है, यानी कि बिहार में अगर गेहूं उत्पादन की बात करें, भारत में गेहूं उत्पादन की बात करें तो बिहार का 7वां नंबर आता है। ठीक है, गेहूं की भी बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारी किस्में हैं जो बिहार में उपजाई जाती हैं, जिसमें C306, K9107, PBW343 आदि जो किस्में हैं वो बिहार में उपजाई जाती हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे कीट लगते हैं, जिसमें माहू, जिसे लाही के नाम से भी जानते हैं, भूरा हरदा, पीला हरदा, ये सारे इसमें लगने वाले कीटों के नाम हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी है बिहार की प्रमुख फसलों में, वो कौन सी है? मक्का। ठीक है, सबसे पहले धान, फिर दूसरा गेहूं, और 3 नंबर पे जो उगाई जाती है तीसरे नंबर पर प्रमुख फसलों में, वो है मक्का। ठीक है, मक्के की जो बुआई है वो जून जुलाई में, इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, अगर मक्के को उगाने के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं उसकी बात करें तो मक्का उस क्षेत्र में उगाया जाता है जहां का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से 270 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और वर्षा की मात्रा 60 से 110 सेंटीमीटर तक रहता है। साथ ही मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी में भारी दोमट एवं बलुई मिट्टी होती है, वैसे क्षेत्रों में हम मकई उपजा लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही बिहार के जो अन्य ज़िले हैं, यानी कि सभी जगहों पर मकई का उत्पादन किया जाता है। मकई के साथ साथ इसमें और सारे फसलें भी लगा दिए जाते हैं। जैसे मकई के साथ मकई लगा दिए, उसके साथ हम आलू भी लगा लेते हैं। ठीक है, मकई में पालक भी लगा लेते हैं, सब्जी भी लगा लेते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि बोलते हैं, यानी कि एक साथ में एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती है। ठीक है, मक्की जो है वो 3 से 5 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर बोया जाता है और इससे 5 से 6 बार सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर इसके उत्पादन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला हमारा कौन सा है? कटिहार है, और कटिहार के बाद भागलपुर और अररिया ज़िले हैं। ये सारे मक्के के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके बाद है जौ। इसके बाद जो उगाई जाने वाली है वो है जौ। ठीक है, जौ को हम बिहार में मिश्रित कृषि के रूप में मतलब इसकी खेती करते हैं, यानी कि गेहूं लगा दिए, गेहूं में भी जौ डाल दिए। ठीक है, तो जौ वहाँ से भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद सरसों में भी हम जौ लगा देते हैं, मटर में भी जौ लगा देते हैं, यानी कि बिहार के अधिकतर हिस्से में जौ का उत्पादन क्या होता है? मिश्रित खेती के रूप में किया जाता है। ठीक है, अकेले इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। अगर जौ की बात करें तो ये वैसे क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां पर भूमि जो है वो असिंचित है, वहां पर सिंचाई की अच्छे से व्यवस्था नहीं है, वैसे क्षेत्रों पर जौ की खेती की जाती है। जहां पर वर्षा कम होता है वहां भी जौ की खेती की जाती है। ठीक है, अगर इसके प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो इसमें पश्चिम चंपारण, भभुआ, भोजपुर, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर जौ अधिक मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है मड़ुआ, जिसे रागी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मड़ुआ या फिर इसे हम रागी बोलते हैं। ठीक है, ये एक मोटा अनाज है। ठीक है, ये एक मोटा अनाज है। जैसे ज्वार और बाजरा मोटे अनाज में गिने जाते हैं, वैसे ही ये भी मोटे अनाज में आता है और ये शुष्क जलवायु की फसल है, यानी कि जहाँ पर शुष्क जलवायु पाया जाता है वहाँ पर ये उगाया जाता है।
ठीक है। कोसी का जो बाढ़ प्रवाही क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में कोसी द्वारा बाढ़ लाया जाता है, उस वहाँ के बलुई मिट्टी पर इसका खेती सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। अगर पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत की, तो पूरे भारत में मड़ुआ या फिर रागी उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। ठीक है, ये बात नोट करने वाली है कि बिहार का पहला स्थान है। और बिहार में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला ज़िला है वो कौन सा है? दरभंगा। ठीक है, तो पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे जो है खाद्यान्न फसलों में दलहन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इतना लिखिए, टाइटल डालिए प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें। इसमें लिखिएगा राज्य में मोटे तौर पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें 1 नंबर पे डालिएगा खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। ठीक है, सबसे पहले टाइटल डालिए खरीफ और इसके बारे में लिखिए। खरीफ लिखिए। इस फसल के अंतर्गत बिहार में मुख्यतः 2 फसलें उगाई जाती हैं। 2 फसलें उगाई जाती हैं, यथा भदई तथा अगहनी। यथा भदई तथा अगहनी। प्रमुख खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहनी फसलें आदि आते हैं। इन फसलों की बुआई पहले लिखिए। इन फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ फसल के अंतर्गत वार्षिक फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना, जूट। इसके बाद रबी डालिए टाइटल में और उसमें लिखिए। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि आते हैं। इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई मार्च अप्रैल महीने में की जाती है। इनके अंतर्गत नकदी फसलों में तंबाकू, फल, सब्जी आदि आते हैं। उसके बाद जायद लिखिए और जायद का डैश देके लिखिएगा। ये फसलें नियमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में
मार्च से जून के बीच उगाए जाते हैं, मार्च से जून के बीच उगाए जाते हैं, जिनमें मकई, ज्वार, हरा चना, मड़ुआ आदि प्रमुख है, मड़ुआ आदि प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद टाइटल डालिए खाद्यान्न फसल, जिसे हम अनाज भी बोल लेते हैं। ठीक है, टाइटल डालिए खाद्यान्न फसल। या फिर अनाज। ठीक है, इसमें सबसे पहला लिखिए धान। ठीक है, टाइटल डालिए धान और इसमें लिखते हुए चलिए। धान बिहार की प्रमुख फसल है। धान बिहार की प्रमुख फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्र की फसल है। यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्र की फसल है। जिसके लिए सभी भौगोलिक दशाएं बिहार में अवस्थित है या फिर उपलब्ध है। ठीक है, दशाओं में लिख लीजिएगा, टाइटल देके दशाएं लिखिए, उसमें डैश देके लिखिएगा। न्यूनतम तापमान 160 सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 160 सेंटीग्रेड, अधिकतम तापमान 270 सेंटीग्रेड, 270 सेंटीग्रेड। ठीक है, औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी, जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी। ठीक है, हो गया। चलिए अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में चावल की दो तथा पूर्वी भाग में 3 फसलें तक उगाई जाती हैं, 3 फसलें तक उगाई जाती हैं। पूर्णिया, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में, पूर्णिया, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में बोरो धान उगाया जाता है, बोरो धान उगाया जाता है, जो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, जो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में काटा जाता है, जनवरी फरवरी में काटा जाता है। बिहार में चावल उत्पादन करने वाले, बिहार में चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले, चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, कैमूर आदि हैं।
कैमूर आदि हैं। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला रोहतास है, रोहतास है। ठीक है, इसके बाद डालिए आप गेहूं और इसके बारे में लिखिए। गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। यह बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो या फिर जो काट दीजिए। ठीक है, खाद्यान्न फसल है पूर्ण विराम। बिहार में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है, शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न हैं। गेहूं के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न हैं, उसमें लिख लीजिए जलोढ़ दोमट मिट्टी, जलोढ़ दोमट मिट्टी, तापमान 160 से 180 सेंटीग्रेड, तापमान 160 से 180 सेंटीग्रेड, और वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए यह रबी फसल है, यह रबी फसल है जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं उत्पादन करने वाले, गेहूं उत्पादन करने वाले जिले रोहतास, भभुआ, गया, दरभंगा, भोजपुर, सिवान, सारण, औरंगाबाद आदि हैं। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला रोहतास है, रोहतास है। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार 7वां स्थान रखता है, बिहार 7वां स्थान रखता है। बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि के, बिहार के कुल कृषि भूमि के, बिहार के कुल कृषि भूमि के 29% भाग पर गेहूं उगाई जाती है, गेहूं उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखिए मक्का, मक्का। इसमें लिखिए यह बिहार की तीसरी प्रमुख खाद्य फसल है, यह बिहार की तीसरी प्रमुख खाद्य फसल है जो सभी मौसमों में उगाई जाती है, जो सभी मौसमों में उगाई जाती है। इसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्न हैं, परिस्थितियाँ निम्न हैं। पहला लिखिएगा तापमान
जो होना चाहिए वो 180 से 270 सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, तापमान 180 से 270 सेल्सियस। वर्षा की मात्रा 60 से 110 सेंटीमीटर तक। और मिट्टी जो होनी चाहिए वो भारी दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ बदल के लिखिएगा। इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है, जून जुलाई में की जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, चंपारण, सारण आदि हैं। सबसे बड़े उत्पादक जिले में कटिहार है। ठीक है, सबसे बड़े उत्पादक जिले में कटिहार है। मक्के के साथ कई क्षेत्रों में मिश्रित कृषि की जाती है, जिसमें रबी के मौसम में मक्के के साथ आलू या मूली या मटर उगा लिया जाता है तथा खरीफ के मौसम में मक्के के साथ उड़द या अरहर की खेती की जाती है। इसके बाद लिखिए जौ। ठीक है, इसमें टाइटल डालिए, जौ हो गया। ये लिखिए, यह रबी फसल है जो मुख्य रूप से असिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह रबी फसल है जो मुख्य रूप से असिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसकी खेती कम वर्षा तथा उष्ण जलवायु के क्षेत्र में की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले पश्चिम चंपारण, भभुआ, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, मुंगेर, दरभंगा, सारण, पूर्णिया आदि हैं। ठीक है, उसके बाद डालिए मड़ुआ या फिर रागी। इसमें लिखिए, यह शुष्क जलवायु की फसल है तथा मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यह फसल
बलुई मिट्टी में उगाई जाती है। बलुई मिट्टी में उगाई जाती है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक जिला दरभंगा है तथा इसके साथ ही सिवान, सारण, गोपालगंज, सहरसा और मधेपुरा में भी इसका उत्पादन किया जाता है। मड़ुआ उत्पादन में बिहार भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना। कल हम करेंगे दलहन फसलें। ठीक है, उसके बाद तिलहन फसलों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जितना हो गया ये सारा चीज़ आपको अच्छे से माइंडेड कर लेने हैं। फिर हम कल मिलेंगे और कल इसके आगे का हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।